हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम भारत की भूवैज्ञानिक संरचना के लेसन को कंटिन्यू करेंगे। ये भारत की भूवैज्ञानिक संरचना के लेसन का तीसरा वीडियो है। सबसे पहले वाले वीडियो में हमने ये जाना था कि भूवैज्ञानिक संरचना क्या होती है और भूवैज्ञानिक विशेषताओं के आधार पर भारत को कितने भूखंडों में बांटा जाता है, और साथ ही साथ हमने डिस्कस किया था कि भारत की भूवैज्ञानिक संरचना के इतिहास को कितने युगों में बांटा जा सकता है। आपको याद होगा 4 युगों में बांटा जा सकता है भारत की भूवैज्ञानिक संरचना के इतिहास को। प्री कैम्ब्रियन युग, पुराण युग, द्रविड़ युग, आर्यन युग। और उसके बाद हमने ये जाना था कि हर युग के अंतर्गत किस प्रकार के शैलक्रम विकसित हुए। देखिए, पुरा कैम्ब्रियन युग में आर्कियन व धारवाड़ समूह के शैलक्रम विकसित हुए। उसके बाद पुराना युग आया। पुराना युग के अंतर्गत कुडप्पा व विंध्यन क्रम के शैलक्रम विकसित हुए। और फिर द्रविड़ियन युग और आर्यन युग, जिसके अंतर्गत गोंडवाना, डक्कन ट्रैप, टर्शरी व क्वाटरनरी क्रम के शैल समूह विकसित हुए। फर्स्ट वीडियो में हमने अति प्राचीन या पुरा कैम्ब्रियन युग के शैलक्रम पढ़ लिए थे, जो थे आर्कियन और धारवाड़ क्रम के शैल समूह। ठीक है। सेकंड जो हमारा वीडियो था उसमें हमने पुराना युग के शैल क्रमों को डिस्कस किया था। और पुराना युग में 2 प्रकार के शैल क्रम थे। वो कौन कौन से थे? कोडप्पा और विंध्यन क्रम के शैल समूह। और आज हम लेंगे द्रविड़ियन युग और आर्यन युग के शैल समूहों को। सेकेंड वीडियो के लास्ट में मैंने कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर धारवाड़ क्रम और आर्यन युग को पढ़ेंगे। धारवाड़ युग और आर्यन युग को पढ़ेंगे, लेकिन वो धारवाड़ नहीं, द्रविड़ियन युग था। ओके, तो हम अब शुरू करते हैं द्रविड़ियन युग और आर्यन युग के शैल समूहों को। सबसे पहले हम लेते हैं द्रविड़ियन युग को। द्रविड़ियन युग में किस प्रकार के शैल समूह विकसित हुए और उनकी क्या विशेषता थी? देखिए, द्रविड़ियन समूह की चट्टानों की हम बात करें तो इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि द्रविड़ियन चट्टानें जीवाशेषों से युक्त हैं, यानी जीवाश्मों से युक्त हैं, फॉसिल से युक्त हैं। ओके, ये जो द्रविड़ियन सिस्टम की रॉक्स हैं, इनमें फॉसिल्स पाए जाते हैं। इस समूह की चट्टानें प्रायः प्रायद्वीप से के बाहरी भागों में पाई जाती हैं। द्रविड़ महाकल्प में प्रायद्वीपीय पठार समुद्र तल से ऊपर था और इसी कारण इस शैल समूह की चट्टानें यहाँ नहीं पाई जाती हैं। तो अगर आपसे कारण पूछा जाए कि प्रायद्वीपीय पठार में द्रविड़ियन समूह की चट्टानें क्यों नहीं पाई जाती, तो उसका जवाब ये होगा कि द्रविड़ महाकल्प में प्रायद्वीपीय पठार का जो हिस्सा था वो समुद्र तल से ऊपर था और इसी कारण जो अवसादों का जमाव इस भूभाग पर नहीं हुआ और यही कारण था कि ये द्रविड़ियन शैल समूह की चट्टानें यहाँ नहीं पाई जाती। क्लियर? अब दूसरी जो महत्वपूर्ण उल्लेखनीय बात इस द्रविड़ियन समूह की चट्टानों की जो है वो ये है कि द्रविड़ शैल समूह की चट्टानें हिमालय में एक निरंतर क्रम में मिलती हैं। देखिए, हिमालय जो रीजन है वहाँ ये द्रविड़ियन शैल समूह की जो रॉक्स हैं वो एक रेगुलर सीरीज़ के अंदर हमें मिलती हैं, निरंतर क्रम में हमें मिलती हैं। इस समूह की चट्टानों में कोयला, बलुआ पत्थर तथा रासायनिक उर्वरक इत्यादि प्राप्त होते हैं। यानी कोल, सैंडस्टोन और रासायनिक उर्वरक से संबंधित जो पदार्थ हैं वो इस द्रविड़ क्रम की चट्टानों में हमें देखने को मिलते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया द्रविड़ियन समूह की चट्टानों के बारे में। अब हम दूसरे युग की बात करते हैं, आर्यन युग की। और आर्यन युग में किस प्रकार के शैल समूह विकसित हुए ये हम जानते हैं। देखिए, आर्यन युग का जो समय था वो ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से प्लिस्टोसीन युग के मध्य था। ओके, और ये जो ऊपरी कार्बोनिफेरस और प्लिस्टोसीन युग था, इसके अंतर्गत कई प्रकार के शैल समूह विकसित हुए। ये आर्यन युग के शैल समूह कहलाए। और देखिए, ऊपरी कार्बनिक कल्प में द्रोणी के आकार के गर्तों का निर्माण हुआ और इसी काल में पर्वतीय व मैदानी भागों का भी निर्माण हुआ। इस समूह की चट्टानों का अगर वितरण की हम बात करें तो इस समूह की चट्टानों को हम 4 क्रमों में विभक्त करते हैं। और वो कौन कौन से हैं हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। गोंडवाना क्रम के शैल समूह, फिर डेक्कन ट्रैप, टर्शरी क्रम के शैल हैं और क्वाटरनरी क्रम की शैल समूह।
ठीक है, अब हम वन बाय वन इन शैल समूहों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इस क्रम में हम लेते हैं गोंडवाना, जो क्रम के शैल समूह जो हैं उनको हम लेते हैं। देखिए, गोंडवाना पीरियड जो था, गोंडवाना जो एज थी वो थी 350 मिलियन वर्ष पूर्व। ये आपको ध्यान रखनी है। गोंडवाना क्रम का जो टाइम था, गोंडवाना सिस्टम का एज का, वो था 350 मिलियन वर्ष पूर्व। अब देखिए, पहले हम बात कर लें गोंडवाना क्रम के शैल समूहों की उत्पत्ति के बारे में। ठीक है, देखिए, भूवैज्ञानिकों के मत में इस शैलों का निर्माण ऊपरी कार्बोनिफेरस से जुरासिक युग के मध्य हुआ। विंध्यन क्रम की शैलों के निर्माण के बाद प्रायद्वीपीय भारत में लंबे समय तक विवर्तनिक हलचलें शांत रही और ऊपरी कार्बोनिफेरस युग में विश्वव्यापी हर्सिनियन हलचल के कारण जल स्थल के वितरण में भारी परिवर्तन हुआ और टेथिस सागर के उत्तर में स्थित अंगारा लैंड में कराकोरम, कुनलुन और मध्य एशिया की अनेक पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ। हम पहले भी बता चुके हैं कि आर्यन जो एज थी उसके अंतर्गत मैदानी भाग और पर्वतीय भागों का निर्माण हुआ था। देखिए, इसी समय हिमयुग का आविर्भाव भी हुआ। हिमनदीय एवं नदीय अपर्दन के द्वारा नदी घाटियों और झील बेसिनों में अवसादों का निक्षेपण हुआ। दलदली घाटियों में भी वन उगने लगे, जो बाद में दलदल में दब गए, क्योंकि जो भूगर्भिक हलचलें हुई उसके कारण ये जो वन क्षेत्र थे फिर उस दलदल में दब गए और बहुत लंबे समय के बाद इस दबी हुई वनस्पति का रूपांतरण हुआ और इस रूपांतरण होने पर कोयले की उत्पत्ति हुई। वनस्पति के अलावा इन शैलों में हमें मछलियों तथा रेंगने वाले जीवों के भी अवशेष मिलते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें थी उनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई, कि उस समय जो वनस्पतियां उगी धरातल पर और जो दलदली भाग थे वहां पर, वो हलचलों के कारण उन्हीं दलदल में दब गई, भूमि के अंदर समाहित हो गई और लंबे समय बाद जो मेटामॉर्फिज्म का प्रोसेस हुआ, कायांतरण का प्रोसेस हुआ, उसके अंतर्गत ये जो वनस्पति थी ये कोयले के अंतर्गत परिवर्तित हो गई और जो अन्य अवसादी जमाव थे उनमें जो अन्य अवसादी चट्टानें जो इनका निर्माण हुआ उनमें हमें फॉसिल्स पाए जाते हैं। स्पेशली किस चीज़ के फॉसिल्स पाए जाते हैं गोंडवाना एज की रॉक्स में? मछलियों के और रेंगने वाले जीवों के। ये क्लियर है। अब हम बात करते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानों के वितरण को लेकर। देखिए, जब हम गोंडवाना क्रम की चट्टानों के वितरण की बात करते हैं तो ये इसका जो वितरण है गोंडवाना क्रम की चट्टानों का, प्रायद्वीपीय भारत और बाह्य प्रायद्वीप दोनों ही क्षेत्रों में विस्तार है। यानी पेनिनसुलर इंडिया वाला प्रायद्वीपीय भारत का जो क्षेत्र है वहाँ पे भी ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं और प्रायद्वीप के बाहर का जो भारत का क्षेत्र है वहाँ पर भी इन चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत में गोंडवाना जो चट्टानें हैं वो किन किन क्षेत्रों में विस्तृत हैं या किन किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत के भाग में गोंडवाना क्रम की चट्टानें दामोदर घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी, वेनगंगा व वर्धा घाटियों में, उसके बाद कच्छ, काठियावाड़, पश्चिमी राजस्थान, चेन्नई, गुंटूर, राजमहेंद्री, विजयवाड़ा, तिरुचिरापल्ली, रामनाथपुरम आदि क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ठीक है, ये सारा रीजन था पेनिनसुलर जो इंडिया है उसका जो भाग था। अब हम बात करते हैं बाह्य प्रायद्वीप के अंतर्गत जो चट्टानें पाई जाती हैं, यानी प्रायद्वीप के बाहर जो भाग है भारत के, वहाँ ये गोंडवाना जो शैलक्रम है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। देखिए, अगर हम बाह्य प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में इन चट्टानों के विस्तार की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है, बहुत ही कम क्षेत्रों में इनका विस्तार पाया जाता है। स्पेशली कश्मीर, सिक्किम, दार्जिलिंग और आसाम में इस प्रकार की चट्टानें हमें देखने को मिलती हैं। भारत के अलावा इसके निकटवर्ती जो प्रदेश हैं उनमें भी ये चट्टानें हमें मिलती हैं, जैसे कि नेपाल है, पाकिस्तान है, भूटान है, अफगानिस्तान है, तो ये भी हमें देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं
इन चट्टानों के आर्थिक महत्व की। देखिए, जब हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से गोंडवाना क्रम की चट्टानों की को देखें तो इनकी इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। आर्थिक महत्व की दृष्टि से गोंडवाना क्रम की चट्टानें काफ़ी उपयोगी हैं। भारत का 98% कोयला केवल इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है। साथ ही साथ गोंडवाना चट्टान से प्राप्त जो बलुआ पत्थर है वो इमारतों के निर्माण में काम आता है। यानी जो गोंडवाना क्रम की चट्टानों का जो सैंडस्टोन है वो इमारतों के निर्माण में काम आता है। इसके अलावा चीका मिट्टी, लिग्नाइट कोयला, सीमेंट और रासायनिक उर्वरक आदि के कई खनिज पदार्थ इन चट्टानों में प्राप्त होते हैं। तो आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जो हमारा फॉसिल फ्यूल्स हैं वो सबसे ज़्यादा, फॉसिल फ्यूल्स जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत कोयला भी आता है। तो ये जीवाश्म ईंधन जो है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। तो ये क्लियर हो गया होगा। मैप में हम इस एरिया को देखना चाहें, गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विस्तार, तो ये वाला रीजन, यहाँ का रीजन, ये वाला और कुछ यहाँ पे इनका विस्तार पाया जाता है। तो इन क्षेत्रों को, एरियाज़ को आप ध्यान में रखिएगा। प्रायद्वीपीय भारत वाले एरियाज़ भी और प्रायद्वीप के बाहर जो भारत में जो गोंडवाना क्रम के एरियाज़ हैं उनको भी। ओके, अब हम चलते हैं डेक्कन ट्रैप की ओर। देखिए, डेक्कन ट्रैप वाला जो रीजन था, डेक्कन ट्रैप का जो टाइम था रॉक्स के बनने का वो था 100 मिलियन वर्ष पूर्व। गोंडवाना क्रम का समय था 350 मिलियन वर्ष पूर्व। वहीं डेक्कन ट्रैप चट्टानों का जो समय था वो था 100 मिलियन वर्ष पूर्व। देखिए, क्रिटेशियस युग के अंत में इसकी उत्पत्ति की जब हम बात करें तो क्रिटेशियस युग के अंत में प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी भाग पर दरारी उद्गार के रूप में व्यापक रूप में ज्वालामुखी क्रिया हुई। यानी क्रिटेशियस जो पीरियड था वो मेसोजोइक युग के अंतिम काल में था। ये आप ध्यान रखिएगा, क्रिटेशियस पीरियड मेसोजोइक युग के अंतिम काल में प्रायद्वीपीय भारत में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, जिसके उद्गार से क्या हुआ, लावा उत्पन्न हुआ और इस लावा ने दक्कन के पठार की आकृति को जन्म दिया। ठीक है, यानी इसी लावा के उद्गार से ये दक्कन के जो पठार की आकृति निर्मित हुई। लावा निक्षेप की अनुप्रस्थ परतें प्रायः 1-2 मीटर से 35 मीटर या इससे अधिक गहरी थी। यानी काफ़ी ये जो लेयर्स थी लावा निक्षेप की वो काफ़ी मोटी थी। अब जब हम बात करते हैं और ये अब जिस क्षेत्र की बात करें तो ये जो क्षेत्र है लावा निर्मित जो क्षेत्र है, डेक्कन ट्रैप कहते हैं हम इस क्षेत्र को, जो लावा द्वारा निर्मित भूभाग है और ये प्रायद्वीपीय भारत के लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। ये क्लियर है। ये जो डेक्कन ट्रैप का जो रीजन है इसका जो अगर हम कहें चट्टानों का बात करें तो मुख्य रूप से इस डेक्कन ट्रैप में जो लावा का जमा हुआ उससे बेसाल्ट व डोलोमाइट प्रकार की चट्टानें निर्मित हुई। बेसाल्ट व डोलोमाइट चट्टानें निर्मित हुई, ये आपको ध्यान रखना है। अब लंबे समय के बाद देखिए ये जो चट्टानें हैं डेक्कन ट्रैप लावा से निर्मित, जो बेसाल्ट है, डोलोमाइट है, ये काफ़ी सख्त चट्टानें हैं, लेकिन दीर्घकाल में इनका भी अपरदन होता रहा, कटाव होता रहा और इस कटाव से जो मटीरियल बना, यानी इसके अपरदन से जो पदार्थ, बारीक पदार्थ मिला, वही काली मिट्टी के का रूप है। और यानी हम कह सकते हैं कि इन चट्टानों के अपरदन से काली मिट्टी का निर्माण हुआ। और जो काली मिट्टी है उसको हम रेगुड़ या कपासी मिट्टी भी कहते हैं और इसमें जो कपास, कॉटन सॉइल हम कहते हैं। ठीक है, और इसी डेक्कन ट्रैप से लेटराइट मिट्टी भी बनी जिसमें एल्यूमिना, लोहा, मैग्नीज का अंश पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि डेक्कन ट्रैप की चट्टानों के अपरदन से काली मिट्टी का निर्माण हुआ जिसे हम रेगड़ या कॉटन सॉइल या कपासी मिट्टी कहते हैं और इसी डेक्कन ट्रैप से लेटराइट मिट्टी का भी निर्माण हुआ और इस लेटराइट मिट्टी में अधिकता किसकी थी? एल्यूमिनियम, लोहा व मैग्नीज की। क्लियर? एल्यूमिनियम, लोहा और मैग्नीज के अंश मिलते हैं इस डेक्कन लेटराइट सॉइल में। ठीक है,
और डेक्कन ट्रैप सॉइल में क्या किस प्रकार के मिलते हैं? बेसाल्ट व डोलोमाइट के अंश हमें देखने को मिलते हैं। डेक्कन ट्रैप से जो लेटराइट मिट्टी का निर्माण हुआ उसे बनाने में हमारी जो मानसूनी जलवायु है उसका अधिक योगदान रहा। क्लियर? अब हम बात करते हैं, हम बात कर चुके किन किन क्षेत्रों में है। 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में डेक्कन ट्रैप फैला हुआ है और इसके अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं वो है महाराष्ट्र का अधिकांश भाग, ओके, महाराष्ट्र का अधिकांश भाग, उसके अलावा गुजरात व दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश, फिर बिहार व तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र। ये आपको ध्यान रखना है। टोटल डेक्कन ट्रैप एरिया के विस्तार की यदि हम बात करें तो मैं स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है और जिन क्षेत्रों में ये डेक्कन ट्रैप रॉक्स पाई जाती हैं वो है महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, गुजरात, दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र। मैप के अंदर हम देखें तो ये वाला जो रीजन है, ये पूरा रीजन जो है डेक्कन ट्रैप का मेन रीजन है। जो क्लियर हो गया? अब आते हैं हम इन चट्टानों के आर्थिक महत्व पर कि डेक्कन ट्रैप क्रम की जो चट्टानें हैं उनका आर्थिक महत्व क्या है। देखिए, डेक्कन ट्रैप के शैलों का जो महत्व है वो भवन व सड़क निर्माण के लिए मुख्य है। इसके अलावा माणक, एगेट और घिया जो पत्थर है वो इन डेक्कन ट्रैप की चट्टानों से प्राप्त होता है। बॉक्साइट के निक्षेप पेट्रोलियम शोधन तथा एल्यूमिनियम अयस्क के लिए उपयोगी हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमें बॉक्साइट मिनरल भी मिल रहा है। तो जो बॉक्साइट जो है वो पेट्रोलियम शोधन कारखानों में काम आ रहा है और साथ ही साथ एल्यूमिनियम अयस्क के रूप में भी ये उपयोगी है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि डेक्कन ट्रैप की जो पाए जाने वाले जो रॉक्स हैं वो आपके कुछ उपयोग में नहीं हैं, बिल्कुल उपयोग में हैं। और स्पेशली ये भवन निर्माण के लिए हमें मजबूत पत्थर प्रोवाइड करती हैं, सड़क निर्माण में काम आता है। और वैसे देखा जाए तो महाराष्ट्र के समय में कुछ हल्के रंग की ट्रेचरिक चट्टानें मिलती हैं जिनमें पायराइट, कैल्साइट के कुछ अंश हैं। ओके, और ये जो पायराइट, कैल्साइट के जो अंश हैं ये महाराष्ट्र के आसपास जो कि रॉक्स हैं वहाँ हमें मिलते हैं। उसके बाद ये मैंने बताया आपको माणक जो पत्थर है, सेमी प्रेशर स्टोन है, ये खंबात की खाड़ी में और रत्नागिरी जो एरिया है गुजरात का वहाँ पर माणक मिलता है। उसके बाद अगेट भी एक सेमी प्रेशर स्टोन है, वो भी हमें मिलता है। वहीं मध्य प्रदेश वाला जो भाग है, महाराष्ट्र और बिहार वाला भाग है, वहाँ पर हमें बॉक्साइट के जमाव मिलते हैं जिनका उपयोग एल्यूमिनियम अयस्क के रूप में और पेट्रोलियम शोधन के लिए काम आता है। तो ये शायद क्लियर हो गया होगा आपका डेक्कन ट्रैप का जो रॉक्स हैं उनका जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, आर्थिक महत्व है। आपको ध्यान क्या रखना है, पायराइट व कैल्साइट के जमाव महाराष्ट्र के में जो चट्टानें विस्तृत हैं वहाँ मिलता है। वहीं माणक खंबात और रत्नागिरी वाले एरिया में मिलता है इसमें डेक्कन ट्रैप रॉक्स में। और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में डेक्कन ट्रैप की रॉक्स के अंतर्गत, डेक्कन ट्रैप की चट्टानों के अंतर्गत बॉक्साइट का जमाव हमें मिलता है जो एल्यूमिनियम अयस्क के लिए जो एल्यूमिनियम अयस्क और पेट्रोलियम शोधन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्लियर हो गया आपको। अब हम आगे चलते हैं टर्शरी क्रम की शैलों को, शैल समूहों के बारे में, यानी रॉक्स ऑफ टर्शरी सिस्टम। अब टर्शरी अगर क्रम की शैल समूह की हम बात करें उत्पत्ति की, तो देखिए ये जो उत्पत्ति का समय था टर्शरी क्रम का, वो इन चट्टानों का जो निर्माण का समय था वो इयोसीन युग से लेकर प्लायोसीन युग तक था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए टर्शरी क्रम की शैलें किस समय में निर्मित हुई तो हम कहेंगे इयोसीन युग से लेकर प्लायोसीन युग तक। ये जो टाइम है, ये जो समय है, इयोसीन युग से लेकर प्लायोसीन युग वाला समय जो है, इस अवधि को तृतीय महाकल्प कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तृतीय महाकल्प कहा जाता है, जिसे हम टर्शरी एरा भी कहते हैं। देखिए, गोंडवाना लैंड भूखंड के विखंडन के बाद भारत का वर्तमान रूप इसी अवधि में सुनिश्चित हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। गोंडवाना लैंड के विखंडन के बाद भारत का जो प्रेजेंट रूप था वो
इसी अवधि में निर्मित हुआ था या इसी अवधि में सुनिश्चित हुआ था। हिमालय की उत्पत्ति भी इसी अवधि में हुई थी। टर्शरी कल्प के दौरान ही प्रायद्वीपीय पठार व हिमालय के परस्पर भिन्न भौतिक खंडों में के पृथक अस्तित्व में प्रकाश में आए थे। क्लियर? यानी जो हमारा प्रेजेंट रूप है, भारत का वर्तमान स्वरूप है, माउंटेन्स, प्लेटोज, प्लेन्स का, वो इसी पीरियड में हुआ था। किस पीरियड में? तृतीय महाकल्प, जिसे हम टर्शरी एरा भी कहते हैं, उसमें हुआ था। और इस टर्शरी कल्प के दौरान ही प्रायद्वीपीय पठार व हिमालय के परस्पर भिन्न भौतिक खंड अपने अस्तित्व में आए थे। इस अवधि में शैलों तथा वनस्पतियों में व्यापक परिवर्तन हुए। हिमालय का उत्थान जो था वो 4 या 5 चरणों में विभिन्न कालों में हुआ। पहला उत्थान ऊपरी क्रिटेशियस में हुआ। दूसरा उत्थान आपको ध्यान होगा ऊपरी इयोसीन में हुआ। इसी दौरान जो काफ़ी नारी, मुर्री व गज समुदाय के निक्षेप हुए। हिमालय का तृतीय जो उत्थान था, तीसरा जो उत्थान था, वो मध्य मायोसीन में हुआ। और इसी समय तक टेथिस सागर पूर्णतः लुप्त हो चुका था। टर्शरी जो टाइम था उस समय टेथिस सागर लुप्त हो चुका था। और हिमालय के दक्षिण में एक छोटी खाड़ी उत्पन्न हो गई थी जिसमें नदियों के निक्षेपण होते रहे। प्लायोसीन के अंत में इन निक्षेपों में वलन तथा उत्थान के कारण ही शिवालिक पहाड़ियाँ निर्मित हुई। इसे हिमालय का चौथा उत्थान कहते हैं। यानी जो शिवालिक पहाड़ियों का निर्माण हुआ था वो 4th स्टेज में हुआ था हिमालय के। अंतिम या 5वां उत्थान प्लिस्टोसिन काल में हुआ, जिससे पीर पंजाल श्रेणी एवं कश्मीर घाटी उत्पन्न हुई। तो ये क्लियर हो गया कि जो टर्शरी एज थी वो हिमालय की जो इंडिया की फिजियोग्राफी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एज थी। और इसी के अंतर्गत हमारा जो प्रेजेंट टाइम का जो भारत है, भारत का जो स्वरूप है वो निश्चित हुआ था। ठीक है, अब हम बात करते हैं टर्शरी चट्टानों के वितरण की। तो ये जो टर्शरी शैलें हैं हिमालय क्षेत्र में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। ये बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंतर्गत है। तो ये बलूचिस्तान के मकरान तट से लेकर सुलेमान किरथर श्रेणी, हिमालय श्रेणी से होती हुई म्यांमार के अरकान योमा श्रेणी तक विस्तृत हैं। प्रायद्वीपीय भारत में केवल तटीय क्षेत्रों के समीप हैं। तो यदि हमसे पूछा जाए टर्शरी क्रम के जो शैल समूह हैं वो उनके विस्तार या वितरण को बताइए, तो हम ये कहेंगे टर्शरी क्रम की शैलें हिमालय क्षेत्र में मुख्यतः पाई जाती हैं और ये बलूचिस्तान जो पाकिस्तान के अंतर्गत है उसके मकरान तट से लेकर सुलेमान किरथर श्रेणी और हिमालय श्रेणी होती हुई म्यांमार के अरकान योमा श्रेणी तक विस्तृत हैं। प्रायद्वीपीय भारत में ये केवल टर्शरी क्षेत्रों में जो तटीय क्षेत्र हैं, कोस्टल जो एरियाज हैं वहाँ तक सीमित हैं। तो वितरण हो गया क्लियर। मैप के अंदर हम देखें ये हिमालय का क्षेत्र, फिर सुलेमान ये जो अपना अरकान योमा वाला क्षेत्र है, उसके बाद ये जो कोस्टल एरियाज हैं यहाँ पर इन टर्शरी शैलों का वितरण है। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि टर्शरी युगीन शैलों को कुछ उनमें जो विभिन्नताएं हैं उनके आधार पर हमने 3 मुख्य भागों में बांटा है। और ये टर्शरी युगीन शैलों के जो 3 मुख्य भाग हैं वो हैं इयोसीन क्रम की शैलें, ओलिगोसीन क्रम की शैलें, मायोसीन व प्लायोसीन क्रम की शैलें। ठीक है, अब हम पहले जान लेते हैं ये इयोसीन जो सिस्टम है रॉक्स का, इयोसीन क्रम की जो शैलें हैं उनकी क्या विशेषता है और वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। देखिए इयोसीन क्रम की जो शैलें हैं वो निम्न, मध्य व उत्तरी खंडों में विभाजित की जाती हैं और ये सिंध जो पाकिस्तान में है तो सिंध में क्रमशः रानीकोट, लाकी व किरथर श्रेणियों के रूप में स्थित हैं। भारत में यदि हम इयोसीन क्रम की शैलों के वितरण की बात करें तो भारत में इयोसीन क्रम की शैलें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश,
असम, राजस्थान व गुजरात में मिलती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। भारत के अंतर्गत जो इयोसीन क्रम की शैलें हैं वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, राजस्थान व गुजरात में मिलती हैं। अब ये जो शैलें हैं, अगर इनमें हम देखें, इन रॉक्स को हम देखें तो इन जम्मू कश्मीर वाले एरिया में हमें पायराइट व कार्बन युक्त शैलें मिलती हैं, जिनमें चूना पत्थर व लेटराइट के निक्षेप मिलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इयोसीन क्रम की शैलों के अंतर्गत हमें पायराइट व कार्बन युक्त शैलें मिलती हैं। इनमें चूना पत्थर व लेटराइट के निक्षेप मिलते हैं। ये क्लियर हो गया। अब दूसरा जो शैल क्रम है, किसका है ये शैल क्रम? टर्शरी क्रम की शैलों का दूसरा जो शैल क्रम है वो है ओलिगोसीन व मायोसीन क्रम भी कह सकते हैं। ठीक है। अब ओलिगोसीन जो क्रम है, अगर हम भारत में बात करें तो भारत में ओलिगोसीन क्रम अधिक विकसित नहीं है। केवल आसाम में बारेल श्रेणी इस क्रम का प्रतिनिधित्व करती है। यह भी मायोसीन क्रम की शैलों से ढकी हुई है। इयोसीन के अंत में टेथिस सागर का तल ऊपर उठा और उसमें मोड़ पड़े। ओलिगोसीन युग में भी टेथिस सागर के निक्षेप होते रहे और जो उथली जलीय उत्पत्ति के सूचक हैं। ठीक है। अब पाकिस्तान में जो नारी, गज व मुरी क्रम की शैलें हैं वो इसी समय की में निर्मित शैलें हैं। कौन से समय में? ओलिगोसीन मायोसीन क्रम की शैलें हैं। शिमला के अंदर हम बात करें तो शिमला में डगशाई व कसौली जो श्रेणी है और आसाम में जो सूरमा श्रेणी है वो इसी काल की है, ओलिगोसीन व मायोसीन काल की। ठीक है। वहीं कच्छ, सौराष्ट्र व गुजरात में भी जो श्रेणियां हैं वो भी इसी काल की हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ओलिगोसीन क्रम की जो शैलों के अगर वितरण की हम बात करें तो इस क्रम की जो शैलें हैं भारत में ज़्यादा विकसित नहीं है, स्पेशली ये पाकिस्तान में पाई जाती हैं। भारत में ये शिमला, कसौली और आसाम में सुरमा घाटी, साथ में गुजरात में कच्छ, सौराष्ट्र, उड़ीसा के मयूरभंज एरिया में, फिर पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर आदि स्थानों पर पाई जाती हैं। क्लियर। अब तीसरा जो क्रम है, जो टर्शरी क्रम की जो शैलें हैं, टर्शरी क्रम की शैलों का, वो है मायोसीन प्लायोसीन क्रम। देखिए, मायोसीन प्लायोसीन जो क्रम था, यानी ये जो अवधि थी मायोसीन प्लायोसीन, इस अवधि में हिमालय का तृतीय उत्थान हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। और इससे क्या हुआ? तृतीय उत्थान में शिवालिक पहाड़ियों की उत्पत्ति हुई। आसाम में दिहिंग क्रम की शैलें इसी समय की हैं। ओके, तो तीसरा उत्थान और आसाम में जो दिहिंग क्रम की शैलें हैं वो इसी समय की हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इनमें पाए जाने वाले मोटे कण व रेत की अधिकता नदियों द्वारा छिछले जल के निक्षेपों की सूचक हैं, यानी नदियों द्वारा ही लाई जाती हैं। कहीं कहीं पर यहाँ पर जीवाशेष भी मिलते हैं, फॉसिल्स भी हमें देखने को मिलते हैं। अब ये जो मायोसीन प्लायोसीन क्रम की शैलें हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अधिकतम ये जो आसाम वाला जो एरिया है, आसाम में दिहिंग वाला जो एरिया है वहाँ पे मिलती है। कुछ जो शैलें हैं इस क्रम की वो केरल में कोल्लम के निकट समुद्र तट पर उपस्थित हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। केरल में कोल्लम के निकट का जो समुद्र तट है वहाँ पर मिलती हैं। तो ये मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। टर्शरी क्रम की शैलें की उत्पत्ति किस प्रकार हुई और इन टर्शरी युगीन शैलों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? इयोसीन क्रम, ओलिगोसीन या मायोसीन क्रम और मायोसीन या प्लायोसीन क्रम में बांटा जा सकता है। ओके, अब नेक्स्ट हम चलते हैं। जो चौथा जो शैल समूह है जो हमारे आर्यन युग का, वो है क्वाटरनरी समूह की शैलें। देखिए, जब हम क्वाटरनरी समूह की शैलों की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत प्लिस्टोसीन तथा वर्तमान युगीन शैलें सम्मिलित हैं। आपको ध्यान रखना है, क्वाटरनरी क्रम की जो शैलें हैं उसमें प्लिस्टोसीन व वर्तमान क्रम। वर्तमान जो युग है वो कौन सा युग है? इसे हम कहते हैं होलोसीन युग। ओके, तो प्लिस्टोसीन से होलोसीन युग, होलोसीन जो वर्तमान युग है वहाँ तक की शैलें निर्मित हैं।
इनमें जो शैल क्रम विकसित हुए वो मुख्य थे प्लिस्टोसीन क्रम की शैलें और उसके बाद आधुनिक क्रम की शैलें, यानी जिसे हम कहते हैं रॉक्स ऑफ रीसेंट एज। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं क्वाटरनरी समूह की शैलों में प्लिस्टोसीन क्रम की शैलों के बारे में। तो पहले हम जान लें इसकी उत्पत्ति के बारे में। देखिए, क्वाटरनरी युग का आरंभ जो था वो व्यापक हिमावरण के साथ हुआ। हिमालय में विशेष रूप से हिमनद के प्रमाण मिले, जैसे कि हमारा जो भी ग्लेशियर्स हैं उनके प्रमाण मिले। कश्मीर घाटी का जो निर्माण था वो इसी प्लिस्टोसीन युग के अंतर्गत हुआ। कारेवा नामक विस्तृत सरोवर में निक्षेपित अवसादों से कारेवा राशि उत्पन्न हुई, यानी कारेवा राशि की चट्टानें, जिसे हम कारेवान फॉर्मेशन भी कहते हैं, वो चट्टानें उत्पन्न हुई। वहीं झेलम घाटी तथा पीर पंजाल श्रेणी के किनारे ये कारेवा राशि का भी निर्माण हुआ। ये जो कारेवा राशि है लगभग 7500 वर्ग क्षेत्र में फैली है और इसकी जो मोटाई है, इस चट्टानों की जो लेयर्स हैं इनकी जो मोटाई है वो 1600 मीटर तक मोटी है। ठीक है, इस कारेवा राशि में लिग्नाइट के भंडार पाए जाते हैं। कश्मीर घाटी के दक्षिण में पीर पंजाल श्रेणी स्थित है जिसमें कारेवा राशि की शैलें उत्पन्न हैं। ये जो कारेवा शैलें हैं ये नदीय व सरोवरीय प्रकार की हैं। इनमें सीप, मछलियां व स्तनपायी जीवों के भी अवशेष मिलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि क्वाटरनरी समूह में का जो पीरियड था वो अपन बता चुके। प्लिस्टोसीन से वर्तमान युगीन पीरियड कौन सा हुआ? होलोसीन पीरियड हुआ। और इन क्वाटरनरी समूह की शैलों को हमने पुनः दो भागों में बांटा है, प्लिस्टोसीन क्रम की शैलें, रॉक्स ऑफ प्लिस्टोसीन सिस्टम, और आधुनिक क्रम की शैलें। अब जब हम प्लिस्टोसीन क्रम की शैलों की बात करते हैं तो प्लिस्टोसीन क्रम की शैलों का जो उत्पत्ति है वो हमारे क्वाटरनरी युग के आरंभ से शुरू हुई और कश्मीर घाटी का जो निर्माण है वो भी इसी अवधि में हुआ। कश्मीर में जो कारेवा नामक एक विस्तृत सरोवर है वहाँ जो चट्टानों का अवसादों के जमाव से जो चट्टानें बनी उन्हें हम कहते हैं कारेवा फॉर्मेशन। ओके, और ये जो कारेवा फॉर्मेशन है ये प्लिस्टोसीन क्रम की शैलों की विशेषता है, यह आपको ध्यान रखना है। अब ये जो प्लिस्टोसीन क्रम की शैलें हैं इनको भी हम दो भागों में बांटते हैं, पुरातन कांप और नवीन कांप। इसमें जो मिट्टियाँ जो हमें मिलती हैं उनको, ठीक है, हम बता चुके हैं कि इसमें हमें जो कश्मीर का कारेवा वाला एरिया पूरा का पूरा 7500 वर्ग किलोमीटर में फैला है और इस जो कारेवा जो रॉक्स का जो लेयर है वो 1600 मीटर मोटी है और इसमें हमें लिग्नाइट के भंडार भी मिलते हैं और साथ ही साथ इसमें सीप, मछलियों व स्तनपायी जीवों के अवशेष मिलते हैं। इस दौरान बनी जो मिट्टियों की हम बात करें तो इन्हें हम पुरातन कांप और नवीन कांप मिट्टियों में के रूप में हम जानते हैं। और जो पुरातन कांप है वो गंगा, ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं, सतलज, इन एरियाज़ में मिलती हैं। वहीं जो नवीन कांप है वो नदियों की निचली घाटियों में मिलती है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा, अब हम चलते हैं दूसरा जो क्वाटरनरी समूह की जो शैलें हैं उनका दूसरा जो भाग था आधुनिक क्रम की शैलें, उसके बारे में। देखिए, आधुनिक क्रम की शैलें जो थी वो होलोसीन एज की थी, होलोसीन युग की थी और इन शैलों की निर्माण प्रक्रिया जो है वो आज भी जारी है, यानी अभी तक इनकी जो निर्माण प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, वो आज भी जारी है। गंगा व सतलज नदियों के अलावा प्रायद्वीपीय नदियों के मुहानों पर कांप के नवीनतम निक्षेप पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय नदियों में हम नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी को ले लेंगे। वहीं बंगाल की खाड़ी के तटीय भागों में भी हमें इन बालुका जमावों का विस्तार पाया जाता है और ये जो बालुका जम्मू के जो विस्तार है, बालुका जो जमाव है वो प्राचीनतम युग से नवीनतम
युग के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करते हैं आधुनिक क्रम की शैलों की, रॉक्स ऑफ या होलोसीन एज की शैलों की, तो उनकी निर्माण प्रक्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है, वो अभी भी अंडर प्रोसेस ही है। और जो नदियों द्वारा जो जमाव लाया जा रहा है वो इसके अंतर्गत आया है, अभी तक भी उन्होंने ठोस रूप इस जमाव ने नहीं लिया है। और आर्थिक महत्व की अगर हम बात करें तो ये जो एरिया है, नदियों द्वारा जो निक्षेप लाए गए हैं, अवसादों का जो जमाव किया गया है, वो काफ़ी फर्टाइल है और यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो मेरे हिसाब से इसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं होगी। क्वाटरनरी समूह के शैलों की, प्लेस्टोसीन क्रम की शैलें हमें कार्यवा राशि के रूप में मिलती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इस कार्यवा राशि के अंतर्गत हमें लिग्नाइट कोयला के भंडार मिल रहे हैं और बाकी इसमें जीवाश्म भी, स्पेशली सीप, मछली और स्तनपायी जीवों के जीवाश्म भी मिलते हैं। वहीं जो होलोसीन युग, जो वर्तमान समय की जो चट्टानें हैं, उनका निर्माण प्रक्रिया अभी भी पूर्ण नहीं हुई है और नदियों द्वारा अवसादों के रूप में लाकर जमाए गए जो निक्षेप हैं वो इस क्रम के अंतर्गत, होलोसीन क्रम की चट्टानों के अंतर्गत, या हम कह लें आधुनिक क्रम की चट्टानों के अंतर्गत आते हैं। तो इसके साथ ही हमारा जो ये भूवैज्ञानिक संरचना का जो लेसन था वो कंप्लीट हो गया। और आप इसे ध्यान रखिएगा, बहुत से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पढ़ते हैं इसमें से, और साथ ही साथ थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन है वो भी कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। थैंक यू।